1857 का साल भारत पर आया, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती पकड़ में था। ऊपर से एम्पायर की मशीनरी चलती रही। लाल कोट वाले सिपाही परेड ग्राउंड पर ड्रिल करते थे। मर्चेंट पोर्ट सिटीज में अपने प्रॉफिट गिनते थे। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर बंगलोज की छाव में रिपोर्ट लिखते थे। लेकिन इस विनियर ऑफ ऑर्डर के नीचे रिजेंटमेंट जमा हो रही थी। ये डिस्कंटेंट किसी एक शिकायत से नहीं था, बल्कि 100 छोटे कट्स और कुछ गहरे घावों का जमा परिणाम था। ये सिर्फ एक सैनिक का झगड़ा नहीं था, ये सभ्यताओं का टकराव था। हवा अनस्पोकन टेंशन से भारी महसूस हो रही थी। कंपनी ट्रेडिंग एंटिटी से आगे बढ़कर एक स्टेट विद इन अ स्टेट बन गई थी। उसने युद्ध किए और मैप्स को रीड्रॉ किया। मुगलों का पुराना ऑर्डर एक शैडो बन गया। एम्परर दिल्ली के लाल किले में पेंशनर था। लोकल प्रिंस, राजा, नवाब, उनकी पावर और सॉवरेंटी ट्रीटीज से मिटाई जा रही थी। रिबेलियन के लिए जमीन फर्टाइल थी, बस एक स्पार्क चाहिए था। महान विद्रोह की जड़ें गहरी और उलझी हुई थी, जो भारतीय जीवन के हर पहलू में फैली हुई थी। राजनीतिक रूप से तूफान कई सालों से मंडरा रहा था, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी की अग्रेसिव एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज ने हवा दी थी। सबसे कुख्यात था लॉर्ड डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। यह नीति एनेक्सेशन का कानूनी उपकरण थी। इसका मतलब था बिना प्राकृतिक उत्तराधिकारी वाला राज्य सीधे ब्रिटिश क्षेत्र में अब्सॉर्ब। सतारा, नागपुर, झांसी, इसने रूलिंग क्लासेस में असुरक्षा और धोखे की गहरी भावना पैदा की। आर्थिक रूप से देश को सूखा दिया जा रहा था। कंपनी की नीतियां ब्रिटेन की एनरिचमेंट के लिए थी। स्थायी बंदोबस्त जैसी भारी लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स ने किसानों को कर्ज में धकेला। किसानों को मजबूर किया गया नील उगाने के लिए, कपास उगाने के लिए। मैनचेस्टर के सस्ते मशीन मेड टेक्सटाइल्स ने हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट उद्योग को तबाह किया। कारीगर और बुनकर गरीबी में चले गए। यह सिस्टमैटिक इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एक विशाल रिजर्वॉयर ऑफ गुस्से बना गया। अंतिम विस्फोटक ट्रिगर एक सीमली स्मॉल टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से आया। नई पैटर्न 1853 एनफील्ड राइफल। यह राइफल पुरानी स्मूथ बोर मस्केट्स पर एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट थी, जो ग्रेटर एक्यूरेसी और रेंज प्रदान करती थी। हालांकि इसके उपयोग के लिए सैनिक को प्री ग्रीस्ड पेपर कार्ट्रिज के एंड को दांतों से काटना पड़ता था। 1857 की शुरुआत में कलकत्ता के पास दमदम शस्त्रागार में सिपाहियों के बीच एक अफवाह फैलने लगी। कहा जाता था कि ग्रीस बीफ टैलो से बना था और पोर्क लार्ड से। हिंदू सिपाहियों के लिए गाय सेक्रेड थी, मुस्लिम सिपाहियों के लिए सुअर अनक्लीन था, इसलिए कार्ट्रिज काटना उनके फेथ का एक डेलिबरेट डिफाइलमेंट माना गया। यह खबर छावनी से छावनी एस्टोनिशिंग स्पीड से फैल गई। ब्रिटिश अधिकारियों ने अफवाहें दबाने की कोशिश की और आश्वासन दिए कि कहानियां झूठी हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। विश्वास इरेवोकेबली टूट गया। कार्ट्रिज पूरे कॉलोनियल प्रोजेक्ट का एक पावरफुल सिंबल बन गया, फॉरेन और सैक्रिलीजियस दोनों। ये वर्षों की एंग्जाइटीज का फिजिकल मैनिफेस्टेशन था। सिपाही इसे दुर्घटना नहीं, बल्कि एक सिनिस्टर डिजाइन के प्रमाण के रूप में देखते थे। पहला ओपन एक्ट 29 मार्च 1857, बैरकपुर 34वीं। नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही मंगल पांडे ने अपने ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला किया। साथियों ने साथ नहीं दिया, उसे पकड़ा गया और फांसी दे दी गई। नाम मार्टरडम के लिए रैलीइंग क्राई बन गया। 11 मई 1857 की सुबह दिल्ली के गेट पर मेरठ के विद्रोहियों का आगमन एक लोकलाइज्ड आर्मी म्यूटिनी को एक फुल ब्लोन पॉलिटिकल रिबेलियन में बदल दिया। वे यमुना नदी पर बोट्स के पुल को पार करते हुए, उनकी यूनिफॉर्म्स धूल भरी, उनकी तलवारें स्टेन्ड सम्राट के लिए चिल्लाते हुए आए दिल्ली। ऐसे इवेंट के लिए अनप्रिपेयर्ड थी। ब्रिटिश अधिकारी पूरी तरह से सरप्राइज्ड थे। शहर के अंदर तैनात सिपाही जल्दी से मेरठ से अपने कॉमरेड्स के साथ मिल गए। अपने अधिकारियों पर हमला किया, की लोकेशंस का कंट्रोल ले लिया। शहर अपने हथियारों और एम्युनिशन के विशाल मैगजीन के साथ कुछ ही घंटों में रिबेल्स के हाथों में आ गया। भारत के सिंबॉलिक हार्ट में ब्रिटिश प्रशासन बस गायब हो गया। इस तूफान के केंद्र में बहादुर शाह जफर थे। वे मुगल सम्राटों में से आखिरी थे। वे एक कवि और एक सूफी थे, संस्कृति और चिंतन के व्यक्ति थे, न कि एक योद्धा या एक राजनेता। कई सालों से वे ईस्ट इंडिया कंपनी के एक पेंशनर के रूप में रहते थे। उनकी अथॉरिटी रेड फोर्ट की दीवारों तक ही सीमित थी। अब
एक रिबेल आर्मी उनके दरवाजे पर थी, उन्हें अपना नेता और हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर रही थी। जैसे ही रिबेलियन दिल्ली से गंगा के मैदानों तक जंगल की आग की तरह फैला, ब्रिटिश शासन को चुनौती देने के लिए नेताओं का एक रिमार्केबल और डाइवर्स कास्ट उभरा। यह एक मोनोलिथिक मूवमेंट नहीं था, यह रीजनल अपराइजिंग्स का एक कलेक्शन था। प्रत्येक का अपना लोकल हीरो था। कानपुर में नेतृत्व नाना साहब के पास आया। मराठा पेशवा के गोद लिए हुए बेटे के रूप में उनकी पृष्ठभूमि ब्रिटिश ने टाइटल और पेंशन देने से इनकार किया। इससे उनका पर्सनल ग्रीवेंस गहरा हुआ। तात्या टोपे की मदद से नाना साहब ने ब्रिटिश को कानपुर से खदेड़ दिया और खुद को पेशवा घोषित कर दिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पति की मृत्यु और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण उनका राज्य एनेक्स हुआ। पेंशन की पेशकश की गई। उन्होंने अपने गोद लिए बेटे के अधिकारों के लिए पिटीशन की। जब रिबेलियन पहुंचा तो उन्होंने तलवार उठाई। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगा। सीधे सामने सेना का नेतृत्व, अक्सर बेटे को पीठ पर बांधे हुए। 1858 के अंत तक महान विद्रोह को कुचल दिया गया था। ब्रिटिश अपने सदमे से उभरते हुए भारत में सैनिकों को भरने लगे और रूथलेस सप्रेशन शुरू कर दी। दिल्ली सितंबर 1857 में सीज के बाद फिर से ली गई। शहर ने वाइड स्प्रेड मैसेकर का सामना किया और प्लंडर हुआ। लखनऊ को फिर से लिया गया। रेजिडेंसी के खंडहर दिखे। एक एक करके रिबेल स्ट्रॉन्गहोल्ड्स गिरते गए। प्रमुख नेताओं को या तो युद्ध में मार दिया गया, जैसे रानी लक्ष्मीबाई। अन्य पकड़े गए और फांसी दी गई, जैसे तात्या टोपे। बहादुर शाह जफर पर ट्रीजन का मुकदमा हुआ। उन्हें रंगून निर्वासित किया गया और वहां वे ऑब्सक्योरिटी में मरे। मुगल राजवंश औपचारिक रूप से समाप्त हो गया। ब्रिटिश संसद हॉरिफाइड हुई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1868 पारित हुआ। कंपनी भंग हुई और शक्ति सीधे क्राउन को चली गई। भारत अब लंदन से वायसराय के माध्यम से शासित होगा।